Presentation of linear regression का how linear regression basically predicts any data. How linear regression basically predicts any data. We have applied our mathematical functions also, जिसमें आपने cos function देखा. मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको वापस से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है? क्योंकि आज हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है. लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो हाइपोथेसिस ऑफ x था वो क्या थी. तो प्रेडिक्शन वैल्यू क्या थी आपकी, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x, यही था. दिस इज हाउ लीनियर रिग्रेशन बेसिकली प्रेडिक्ट्स एनीथिंग. ठीक है, जो भी आपके पास प्रेडिक्टिंग पॉइंट होता है वो इसी से आपके पास आता है. वहीं पर हमने कॉस फंक्शन देखा था. इसका कॉस फंक्शन क्या था, इसका j ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1. ये क्या था, 1/2m sum of where I equals to 1 to m where s theta of x I minus y I होल स्क्वायर. ऐसे ही था. क्या हो गया, खामोश हो गया. दिस इज हाउ द कॉस फंक्शन वर्क्स. अब ये कॉस फंक्शन में हमें क्या था कि हमें ये जो एरिया था, ये जो वैल्यू थी, इसको रिड्यूस करना था ताकि हमारे पास जो भी बेस्ट फिट लाइन आ रही है वो बेस्ट फिट लाइन बन जाए, या फिर हम हमारे ग्लोबल मिनिमा को रीच कर पाए. ठीक है, इसको आप रिड्यूस करते थे. रिड्यूस करने के लिए आपने क्या अप्लाई किया था पिछली बार, कहाँ गया, लेट मी शो यू दैट. कन्वर्जिंग हियर. तो रिड्यूस आप क्या करते थे, स्लोप को यहाँ पे फाइंड आउट करते थे यूजिंग, यार ये आपको एरो शो नहीं करवा रहा, वो क्यों अटका हुआ है. चलो ठीक है, आप यहाँ पर क्या अप्लाई करते थे, थीटा 1 माइनस लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन, जिससे क्या होता था, आपका ऑटोमेटिकली ग्लोबल मिनिमा को हम रीच कर पा रहे थे. अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक व्हिच इज बेसिकली द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कब काम करता है, जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो, या फिर आप इसको बाइनरी डेटा भी कह सकते हो. बाइनरी डेटा मतलब 0 1 भी आप कह सकते हो. या फिर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिजीज की बात करते हैं, तो डिजीज के अंदर भाई आपके पास आ जाएगा यस और नो. अब फॉर एग्जांपल अगर हम यस को कहते हैं 1 और नो को कहते हैं 0, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वही बाइनरी में कन्वर्जन हो गई. कभी कभार आपके पास डेटा 0 और 1 में भी आ सकता है. कभी कभार आपके डेटा के अंदर लिखा होता है डिजीज यस मतलब डिजीज का नाम, या फिर नो डिजीज. ये दो तरह का भी आपके पास वैल्यू आती है. बट दैट मीन्स वी आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ, या फिर आप कह सकते हो दो कैटेगरीज आपके पास हो, यस और नो, या फिर आप कह सकते हो बाइनरी जिसमें 0 और 1. जब इन दो की बात आती है तो फिर हम अप्लाई करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स. अब क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमने पिछली बार काफी नाम देख लिए थे, जिसमें आपके पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन मॉडल कौन सा था, लीनियर रिग्रेशन, ओ सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपके पास था. अब मैं यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख देता हूँ, उस एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि हमने क्या करना है.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास स्टडी आवर्स है और दूसरा है हमारे पास पास या फिर फेल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज है स्टडी आवर्स या फिर पास और फेल। अब डेटा हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, जैसे कि भाई स्टडी आवर 4 है, 2 है, 0 है, 1 है और 2.5। अब 4 अगर 4 घंटे बच्चा पढ़ रहा है तो भाई वो पास जरूर करेगा, अगर 2 घंटे पढ़ रहा है तो वो फेल हो जाएगा, अगर 0 घंटे पढ़ रहा है तब भी वो फेल हो जाएगा, 1 घंटे पढ़ रहा है तब भी हमारे पास ये फेल हो जाएगा, और 2.5 पढ़ रहा है तो हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं इसको कि भाई वो पास हो जाएगा। अब ये सेम चीज हम लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्यों हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते, या लीनियर रिग्रेशन क्यों इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। देखो ये लीनियर रिग्रेशन क्या था, क्या आप एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम इसको 0 और 1 देते हैं तो वो भी एक तरीके की वैल्यू तो है ही ना, या नहीं है, वैल्यू तो है, तो वैल्यू तो आ सकती है, लेकिन देखते हैं लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू बना, ये आपका लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया 1, ये 0 हो गया, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। ठीक है, ये क्या है आपके स्टडी आवर्स। सही, इसी तरीके से पास और फेल की बात की तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पास का मतलब होता है 1 और फेल का मतलब क्या रख रहे हैं हम 0। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका फेल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 विच इज पास। अब डेटा पॉइंट्स बनाते हैं। आपने देखा 1 मतलब आपके इस फर्स्ट एक्स पे स्टडी आवर, मतलब स्टडी आवर 1, स्टडी आवर 1 के अंदर आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहा है, फेल हो रहा है, तो आपका एक डेटा पॉइंट बन जाएगा इस पोजीशन पे, क्योंकि 0 है ना। 2 पे क्या हो रहा है, पास हो रहा है फेल हो रहा है, फेल हो रहा है तो इसका मतलब एक वो आपका यहाँ पे बन जाएगा और एक 0 पे भी आपका फेल हो रहा था यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे ही था। दूसरा हमारे पास क्या है 2.5 के हिसाब से, पर उस पे पास है कि फेल है, पास है, तो इसका मतलब वो बन जाएगा आपका इस पोजीशन पे, ऐसा ही है। उसके बाद दूसरा 4 पे पास है तो वो भी आपका इस जगह पे बन जाएगा, 8 में 3 पे भी यहाँ पर खुद बना देता है, सही है। इसी तरीके से आपके डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ऐसा ही है ना भाई, जो फेल है वो आपके पास 0 पर है, जो पास है वो आपके 1 पर है। अगर यहीं पर मैं कोई लीनियर रिग्रेशन की लाइन अप्लाई कर देता हूँ, तो लीनियर रिग्रेशन की लाइन अगर हम 0 से बनाते हैं तो वो तकरीबन ऐसे बननी चाहिए, ऐसे ही है, ऐसे बननी चाहिए ना आपकी लीनियर रिग्रेशन। अब इसके हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई 2.5, तो 2.5 कहां से होता है, इस पोजीशन से होगा, इस पोजीशन से अगर हम जाएंगे 2.5 के हिसाब से तो ये इधर आ जाएगा, ऐसा ही है। और इसके हिसाब से जो वैल्यू y की बन रही है वो आपकी बन रही होगी ऐसे, और 0.5 देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 0.5 पर अगर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ द वैल्यू इज अबाउ 0.5 दैट मींस इट इज 1, इफ द वैल्यू इज बिलो 0.5 दैट मींस द वैल्यू इज 0। ठीक है, अब 2.5 पर पास हो रहा है क्योंकि वो 0.5 से बड़ा आ रहा है आपके पास लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर 2.5 पर क्या है, पास है ना, तो वहां पर ये पास आ रहा है, दैट मींस आपका लीनियर रिग्रेशन सही अप्लाई कर रहा है, सही हो रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। अगर यहीं पर मैं मेरे पास कोई डेटा पॉइंट आ जाता वही 1.5 आ जाता, 1.5 आपका यहाँ से स्टार्ट होता
और इधर आके स्ट्राइक करता और यहाँ पर इसकी y की वैल्यू क्या हो जाती, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू हो गई आपकी 0.4। अब 1.5 पे पास है कि फेल है? जोर से आवाज नहीं आ रही है। फेल है ना? क्यों फेल है? क्योंकि देखो यहाँ पर भी अगर हम डेटा पॉइंट्स के अंदर भी देखें तो 1 और 2 के दरमियान भी फेल ही होना चाहिए, क्योंकि 2 भी फेल है 1 भी फेल है। तो यहाँ पर आपका लीनियर रिग्रेशन बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा आउटलायर आ जाता है, कोई एक वैल्यू आ जाती है जो बहुत आगे है, बस एक ही वैल्यू हमारे पास अलग से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई हमारे पास स्टडी आवर ये 5 हो गया, ये फॉर एग्जाम्पल 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 8 पे भी वो क्या है, पास है, सही है। अब 8 पे पास है तो इसका मतलब आपके पास एक वैल्यू आ जानी चाहिए इस पोजीशन पे, ऐसा ही है। अब की बार अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की लाइन बनाता हूं तो यही सेम लाइन आपकी ऐसे बनेगी। तो लीनियर रिग्रेशन की लाइन है आपकी वही सेम लाइन, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से अब वो चेंज हो चुकी है। अब आप दोबारा निकालो, क्या निकालो, 2.5 आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। 2.5 के हिसाब से अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये वैल्यू यहीं पर रुक जाएगी, और अगर देखा जाए तो आपकी ये वैल्यू इधर स्ट्राइक करेगी, जो मतलब 0.5 से कम है। अब आपने देखा आपका ये लीनियर रिग्रेशन का पॉइंट आपको गलत रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि 2.5 पे आपके पास एक्चुअल में पास था, लेकिन ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको क्या बता रहा है कि भाई फेल है, क्योंकि वो 0.5 से कम है। यहीं पर अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वैल्यू आ जाती है 9 आवर्स, भाई 9 घंटे पढ़ रहा, 9 घंटे देखोगे तो 9 घंटे के हिसाब से ये स्ट्राइक करनी चाहिए यहाँ पर, ऐसा ही है। तो ये तो 1 से भी ऊपर चला गया, वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो गई, ऐसा ही था। अगर हम पीछे चले जाएं, 0 की बात करें या 0 से भी पीछे चले जाते हैं तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। अब आपका भी क्लासिफिकेशन मॉडल या तो 0 पे काम करता है या तो 1 पे काम करता है। जब आपने 0 पे काम किया आपके पास 0 वैल्यू आ रही है, 1 पे आपने काम किया लेकिन वैल्यू जो आपके पास रिजल्ट में आ रही है वो 1 के बाद प्लस पे जा रही है, +1 मतलब 1 के ऊपर चली गई, 1 के ऊपर जाएगी तो क्या क्लासीफाई करूं मैं? आपने ये कहा था 0.5 से ऊपर है तो 1 है, 1 से ऊपर है तो फिर तो ये तो क्लासिफिकेशन नहीं हो रही यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्कॉचिंग अप्लाई करते हैं, स्कॉच बनाते हैं। स्कॉच किसको कहा जाता है? स्कॉच का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हो ये लाइंस आपकी इस तरीके से, हम इसको लेकर वही रिग्रेशन लाइन का अब हमने क्या कर दिया, स्कॉच बना दिया। अब वैल्यू या तो 0 पे रहेगी या तो 1 पे रहेगी या तो इस दोनों के दरमियान आ जाएगी। ये जो स्कॉच आपको नजर आ रहा है इस स्कॉच को हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ये क्या है, ये कहां से आएगा आपका, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, टू क्रिएट अ स्कॉच ऑन योर लीनियर रिग्रेशन लाइन। ऑन योर रिग्रेशन लाइन में जब हम स्कॉच बनाते हैं इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। अगर आप अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रेडिक्टिंग लाइन होती है वो एस शेप में होती है, देखो एस शेप में है, इसी एस शेप को हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन या फिर स्कॉच ऑफ योर रिग्रेशन लाइन। अब ये स्कॉच बनाना है हमें रिग्रेशन लाइन के अंदर। स्कॉच बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे दोबारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं यहाँ पर कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं ऐसे डेटा के ऊपर या बाइनरी क्लासिफायर के ऊपर, क्या क्या हाँ हाँ सुन तो लो, मैं क्या रहा हूँ वो तो सुन लो। अगर हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं इस तरह की क्लासिफिकेशन मॉडल के ऊपर तो हमारे पास कुछ इश्यूज आ जाते हैं, उसको हम प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो आप।
वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? एक आउटलायर्स जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही आपके पास एक वैल्यू आगे चली गई आपकी लीनियर रिग्रेशन की लाइन का स्लोप आपका चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ आपके पास सारी की सारी वैल्यूज अलग हो गई। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है या फिर आपके पास लेस देन 0 भी वैल्यू आ सकती है, which is not possible, क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट चाहिए या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। इससे ऊपर कैसे जा सकता है? तो अगर इससे ऊपर जा रहा है तो क्योंकि बिकॉज ऑफ लीनियर रिग्रेशन दैट यू आर अप्लाइंग ऑन क्लासिफिकेशन मॉडल या क्लासिफिकेशन डेटा के ऊपर। तो इसको कैसे खत्म किया? तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्कॉच बनाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर आप प्रेडिक्टिव पॉइंट निकालो तो एच थीटा ऑफ एच व्हिच इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ एच। सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्कॉच बनाना है। स्कॉच बनाने के लिए आप अप्लाई कर दोगे उसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं g के साथ, व्हिच इज अगेन सेम वैल्यू है, सब कुछ सेम है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर sigmoid function apply करना है, that's it, and g is basically your ये sigmoid याद रखिएगा sigmoid होता क्या है, क्योंकि this is the most important thing about classification। स्कॉच बनाने के लिए जो आप बना रहे हो, जो आपने आपकी रिलेशन लाइन को आपने बिल्कुल स्कॉच कर दिया। आप देखो वैल्यू ऊपर देखो ना, यहाँ पर जोड़ा किसी को कहीं पे भी नहीं है। रिमेंबर हमने सिर्फ क्या किया, ये जो हमारी लीनियर रिग्रेशन की लाइन थी सीधी, इसको हमने स्कॉच कर दिया। यहाँ से ये सीधा जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर आपका ये अलग से जा रहा है। ये जो एस शेप आपको नजर आ रहा है ये होता है आपके क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर, या फिर आप कह सकते हो सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू हम ये एस बनाते हैं। तभी हम कहते हैं कि भाई जब भी आप क्लासिफायर यूज करोगे आपके पास जो प्लॉट बनता है वो प्लॉट आपका एस शेप में बनता है। लाइन ओवरलैप भी आप कह सकते हो करेगी, लेकिन ओवरलैप ऐसे नहीं कर रही हम कह रहे हैं हमारी वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है। ओवरलैप नहीं कर रहे हम। देखो जब आपकी वैल्यू यहाँ से मैंने लीनियर रिग्रेशन बनाया तो ये देखो 1 से ऊपर जा रही है, 1 से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए ना। या फिर अगर हम इसके पीछे चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे तो वैल्यू आपकी माइनस में जा रही है, तो 0 से नीचे तो नहीं जा सकती, क्योंकि आपके पास वैल्यू सिर्फ 2 है, या तो 0 है या तो 1 है या तो उसके दरमियान है। 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। हम जो ये वैल्यू ऊपर जा रही है इस ऊपर वाली वैल्यू को हमने कर दिया स्कॉच, या फिर उसको हमने मोड़ दिया कि 1 से ऊपर नहीं जाए, ये ऐसे चली जाए, भले स्कॉच में चली जाए, भले स्ट्रेट में चली जाए, भले माइनस में जाए। माइनस से कहाँ जा रहा है? अगर जैसे ही हमारा 0 पर पहुंचा, 0 से फिर हमने स्ट्रेट कर दिया ना, इसको स्कॉच करवा दिया। अगर यहीं पर लीनियर रिग्रेशन थी वो तो नीचे चले जाता और भी। हाँ ऐसे एस शेप आप कह सकते हो। हाँ 1 पे आने के बाद हमने उसको बैंड कर दिया है, ऊपर नहीं जाने दिया। नीचे 0 पे आने के बाद हमने उसको बैंड कर दिया, नीचे नहीं जाने दिया। नीचे नहीं जाएगा तो वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी नहीं कभी भी। आई समझ में? ये कैसे किया है? ये हमने किया है सिग्मॉइड फंक्शन से। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है? ये जो आप जी देख रहे हो दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन, को हम इसको डिनोट करते हैं जी के साथ। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जी क्या है? वेयर g is equals to 1 upon 1 plus exponential power minus z, where z is basically your theta 0 plus theta 1 multiplied by x। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर फॉर्मूला के अंदर तो आपका हाइपोथेसिस ऑफ x क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ x। ऐसे बन जाएगा। z क्या था आपका? प्रेडिक्टिव पॉइंट था।
जो हमने कहाँ से निकाला था लीनियर रिग्रेशन के अंदर, वही सेम पॉइंट आपका यहाँ पर भी चल रहा है। मुनीब लैपटॉप बंद करो उसको, ये क्यों नहीं सुन रहे हो, काम का नहीं है तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। आगे आगे बैठो, इसके साथ अलियान के साथ आगे बैठो। अलियान नाम है ना तुम्हारा, अयान नाम है इसका, ठीक है। अब आपका हाइपोथेसिस क्या बन गया, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस जेड। जेड आपका क्या है, वही प्रेडिक्टिंग पॉइंट जो आपने ऊपर प्रेडिक्ट किया था लीनियर रिग्रेशन में, याद करें, ठीक है, वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ हम इसके अंदर चीजें डाल रहे हैं क्योंकि हमें उसको स्कॉच करना, दैट्स इट। अब जब आपने स्कॉच करने के लिए सिग्माइड फंक्शन यहाँ पर अप्लाई किया, आप अगर इसको अप्लाई करोगे आपका ऑटोमेटिकली एक शेप बन जाएगा, और ये सेम चीज आप बेसिकली यूज करते हो फॉर प्रेडिक्टिंग वाई हैट इन, वाई हैट प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हो इन क्लासिफिकेशन मॉडल, इन क्लासिफिकेशन डेटा या क्लासिफिकेशन या बाइनरी डेटा देने। लीनियर रिग्रेशन में कहाँ हो रहा है यार, क्यों या तो मुझे कंफ्यूज करना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो। और इन बाइनरी डेटा, एक मिनट रुक जाओ, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आगे क्या करना है, अब ये तो आपके पास बन गया कि आपके पास प्रेडिक्टिंग वैल्यू आ गई, इससे आपकी प्रेडिक्टिंग वैल्यू बन जाएगी, वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। लेकिन एक और चीज थी, इसको हम कहते थे कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन क्या था, कॉस्ट फंक्शन याद है, नहीं कॉस्ट फंक्शन है क्यों लिखा है, कॉस्ट फंक्शन हमारा बेसिकली ये बताता था कि हमें किस जगह पे उसको वैल्यू रखनी है, कैसे हम उसको मिनिमम जो आपका ग्लोबल मिनिमा पे लेके जा सकते हैं। ग्लोबल मिनिमा में लेके जाने के लिए हम कॉस्ट फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को कम करते थे ना, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम कम करते थे तो कॉस्ट फंक्शन के अंदर, तो हम ग्लोबल मिनिमा में पहुंचते थे। कॉस्ट फंक्शन क्या है लीनियर रिग्रेशन का, जे ऑफ थीटा 0 थीटा 1, ठीक है, वही सेम आपका यहाँ पर होगा, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा एक फर्क है बस, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू का फर्क है, दैट्स इट। आपने करना क्या होता है कि कॉस्ट फंक्शन बनाने के, कॉस्ट फंक्शन कैसा, मैं यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फर्क नजर आ जाए, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, ये दो चीजें आपके पास आ गई। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम बेसिकली क्या बताते हैं, कैसे कॉस्ट फंक्शन क्या था इसका, 1/2m, आगे सम ऑफ वेयर I इक्वल्स टू 1 to m with hypothesis of x माइनस y, दोनों I हो जाएंगे, पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। यही यहां पर लॉजिस्टिक के लिए आप क्या निकालोगे इसमें, j ऑफ थीटा 0 कॉमा थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2m सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 पावर n, और यहां पर आपका हो जाएगा हाइपोथेसिस ऑफ x I माइनस yi पावर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्या फर्क है दोनों में, क्या स्टार्टिंग, अरे यार हद हो गई यार, हद हो गई, क्या स्टार्टिंग में, ये लो यार तुम्हारा ये स्टार्टिंग वाला भी खत्म कर देगा, बस क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में आई है यार, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, यहां पर आपका एच थीटा ऑफ एक्स क्या था, थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, यहां पर आपका एच थीटा ऑफ एक्स क्या है, 1/, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। यहां पर आपका एच थीटा ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस
थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। सिंपल बात एक ही, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। सिर्फ आपने करना क्या है, इस वैल्यू को वहां पर रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। ये फर्क है कॉस फंक्शन, सही है। इसमें अभी तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। लीनियर रिग्रेशन में कॉस फंक्शन क्या था आपका, यार ये देखो, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, आप बार बार मुझसे, आपके भी दिमाग में सवाल आता होगा कि सर हम क्यों कर रहे हैं, इसका काम तो नहीं है। देखो, जब आप लोग जाते हो ना इंटरव्यू देने, आपसे कोड नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी, कॉस्ट फंक्शन क्या है, कैसे रिड्यूस करें कॉस्ट फंक्शन को, ग्लोबल मिनिमा किसको कहते हैं, लोकल मिनिमा किसको कहते हैं। आपने ग्लोबल मिनिमा तो समझ लिया कि हाँ ग्रेडियंट डिसेंट अब आप बनाते हो, जब आपकी बिल्कुल जो नियरेस्ट टू जीरो आपका है वो आपका बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है। लेकिन लोकल मिनिमा क्या होता है वो आप इसमें पता चलेगा आपको। कहने का मतलब ये चीजें समझ में आनी चाहिए, क्या फर्क आ रहा है। देखो, उसी लीनियर रिग्रेशन वाले फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से नया फॉर्मूला नहीं बनाया, मैंने बताया जी क्यों लगाया हम, क्योंकि मुझे उसको स्क्वाश करना था, हमें उसको 0 पे या 1 पर ब्रेक करना था, वहीं पर रोकना था उसको। क्या करूं, ओके क्योंकि आज हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन खत्म करना है और मैंने अप्लाई भी करके दिखाना उसको पाइथन में, थोड़ा सा देख लो उसको, यहाँ पर देखें आप लोग। अच्छा, हमने अप्लाई किया तो हमारे हिसाब से जब आपका ये बनता है कॉस्ट फंक्शन, वो कॉस्ट फंक्शन आपने यहाँ पर देख लिया, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। मैं वही सेम चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको याद आ जाए। कॉस्ट फंक्शन क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होगा, 1/2m sum of where I equals to 1 to m and hypothesis of xi minus yi पावर होल स्क्वायर। वही सेम कॉस्ट फंक्शन है, फर्क सिर्फ कहाँ आएगा, आपके इस प्रिडिक्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि ये आपका क्या था, सिग्मॉइड के साथ था g ऑफ, ठीक है, व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहीं पर लिख रहा हूँ, h थीटा ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ, दैट्स इट, ठीक है। थीटा ट्रांसपोज ऑफ x क्या है, वही सेम चीज है, थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ x, वही सेम चीज है। ये आपका कॉस्ट फंक्शन बन गया आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद होगा कि हमने ना एक इस तरीके का डिजाइन बनाया था, यार इधर देखो, पिछली बार हमने इस तरीके का एक डिजाइन बनाया था, ये क्या था आपका ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पर आप इसको क्या कह रहे थे, इस पोजीशन को, ये आपका हो गया ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा में पहुंचने के लिए आप क्या करते थे, ये जो वैल्यू थी इसको आप रिड्यूस करते थे, ऐसे ही था। जैसे जैसे हम इसको रिड्यूस करते जाएंगे हम ऑटोमेटिकली अपने ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंचते जाएंगे। अब हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, दूसरा होता है आपके पास नॉन कॉन्वेक्स, ठीक है।
कॉन्वेक्स, यहाँ पर आप देख लो ये आपके पास डिजाइन बन रहा है, ये कॉन्वेक्स डिजाइन बन रहा है, कॉन्वेक्स है कि क्या है, कॉन्वेक्स डिजाइन बन रहा है। जो आपका नॉन कॉन्वेक्स होता है वो इस तरीके का नजर आता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। नॉन कॉन्वेक्स बोला है मैंने, कॉनकेव नहीं बोला, कॉनकेव नहीं बोला है मैंने कहा नॉन कॉन्वेक्स। अब नॉन कॉन्वेक्स कैसा नजर आता है ये देखो, इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्वेक्स, यू कैन से कि नॉन कॉन्वेक्स प्लॉट, ठीक है, ऑफ कॉस्ट फंक्शन। जो आपका कॉस्ट फंक्शन था किसका, आपके लीनियर रिग्रेशन का, वो कैसा बनाता था, कॉन्वेक्स आपके पास दिखाता था। यहाँ पर आप ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, वही होगा, ये वाला जो पोजीशन है आपकी ग्लोबल मिनिमा कहलाएगी, इसको हम कहते हैं भाई ग्लोबल मिनिमा आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा में पहुंचने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आपका जो कॉस्ट फंक्शन है इस पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगा। जब आपका स्लोप जीरो हो जाएगा तो आपका स्लोप रिड्यूस ही नहीं होगा। ऐसा ही था, वहां पर हम स्लोप को रिड्यूस कर रहे थे ना, स्लोप चेंज किया, रिड्यूस किया, नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, या फिर अगर हमने स्लोप इंक्रीज किया तो आगे जाते गए, ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए। ऐसे ही था यहाँ पर, अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लोप निकालते तो स्लोप अगर फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन में पहुंच गया आपका तो वो रिड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है। इस पोजीशन को हम कहते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, ये आपका हो गया ग्लोबल मिनिमा, ये हो गया लोकल मिनिमा। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके अंदर हमारे पास नो लोकल मिनिमा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोकल मिनिमा है ही नहीं, इधर एक ही ग्लोबल मिनिमा है। अब ये जो आपके पास नजर आ रहा है क्या कहते हैं डिजाइन, जो नॉन कॉन्वेक्स डिजाइन है आपका, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं सामने, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया आपका नॉन कॉन्वेक्स डिजाइन। इस नॉन कॉन्वेक्स डिजाइन को हमें कॉन्वेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप रिड्यूस कर पाओगे। हाँ, मेरा डिजाइन थोड़ा ऐसा बन गया, ये इस तरीके का डिजाइन होता है, ये देख रहे हो, अब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्लोप जीरो आपके पास आ जाएगा तो यहाँ से हम नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो उसको मिनिमा समझ के रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। क्या करूं, ओरिजिनल इमेज क्या दिखाऊं मैं आपको, भाई ऐसे बनता है ये। अब ये देखो यहाँ पर रुक जाएगा, ये हमें जाना है इस पोजीशन पे, ये यहीं पर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको लोकल मिनिमा समझ के बैठ जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्लोप जीरो बन जाता है। ये देखो बिल्कुल बीच है ना, तो यहाँ स्लोप है ही नहीं कोई, रुक जाएगा यहीं पर ही। इसको खत्म करना, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको हमें वापस इसी कॉन्वेक्स शेप में बनाना होता है। अब इसमें बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप अपने कॉस्ट फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दो, जिसको आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर कॉस्ट फंक्शन भी कह सकते हो। मतलब आप अपने कॉस्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक, आप अपने कॉस्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हो। अब ऑप्टिमाइज करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, अपने कॉस्ट फंक्शन को चेंज कर देते हो। मैं दोबारा यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन को लॉजिस्टिक रिलेशन लिख देता हूँ,
कॉस्ट फंक्शन हमारे पास क्या था यहाँ पर, j ऑफ थीटा 0 कॉमा थीटा 1 विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m sum of where I equals to 1 to m and it is hypothesis of theta x minus y of I पावर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू की बात करें, आपको पता था इस वैल्यू को हम अगर रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने ग्लोबल मीडियम पे पहुंच जाओगे। इसी वैल्यू को अब हमें थोड़ा सा चेंज करना। अब इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, मैं अगर इसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में यहाँ नीचे लिख देता हूँ भाई, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ थीटा एक्स कॉमा वाई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि अलग से कोई फॉर्मूला बना रहा हूँ, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। अब इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर मुझे इसको चेंज करना है तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं, ये सिनेरियोज याद रखें। एक सिनेरियो होता है आपके पास कि अगर आपका जो ओरिजिनल y है वो 1 है, दूसरा सिनेरियो होता है कि आपका जो ओरिजिनल y है 0 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। ये दो सिनेरियोज आपके पास होते हैं। अगर आपके पास y जो है वो 1 के बराबर है तो आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स। सिंपल, इफ y इक्वल्स टू 1, लोगरिथम लॉग निकालेंगे, बस इसका लॉग निकालेंगे और नेगेटिव लॉग निकालेंगे, माइनस लॉग। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव करोगे वो आपको यहाँ पर पुट करनी होगी। अगर आपके पास y की वैल्यू 0 आती है तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x। वैल्यू तो बाद में पुट करोगे ना वैसे ही यार, ये एच थीटा ऑफ एक्स वही है ना ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस जेड, ये वही वैल्यू है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिनेरियो आता है कि y की वैल्यू 1 है तो आप यूज करोगे लॉग, क्योंकि हमें उस लोकल मिनिमा को खत्म करना है। जैसे ही मैं लोकल मिनिमा को खत्म करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको कि जैसे कि हमारे पास इफ y इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर बनेगी डिजाइन, बेटा यहाँ देख लो, जो प्लॉट बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप निकालोगे इसका नेगेटिव लॉग, मतलब ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, व्हिच इज एच थीटा ऑफ एक्स व्हिच इज योर प्रेडिक्टिंग वैल्यू, या 0 होगी या तो 1 होगी, तो ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कहते हो कि इफ y इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो तो आपके पास वही ऊपर वाला कॉन्वेक्स पैटर्न बन रहा है, शेप वही सेम पैटर्न आपके पास अब यहाँ पर बन गया। आपने सिर्फ अप्लाई क्या किया, अगर जो वैल्यूज आपकी 1 वाली वैल्यूज हैं उसके ऊपर आपने लगा दिया माइनस लॉग ऑफ प्रेडिक्टिंग वैल्यू, जो वैल्यू आपकी 0 वाली उस पर आपने लगा दिया माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका लोकल मिनिमा था वो दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा और आपके पास एक बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही है, समझ आ गई। अब इसके हिसाब से आपका कॉस्ट फंक्शन कैसे बनता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके हिसाब से जो आपका कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, हाँ नमाज का टाइम हो गया, बस नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर इसको आपको समझाता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ एच थीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस का वाई लॉग एच थीटा ऑफ एक्स
माइनस 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस एस थीटा ऑफ एस। ये बन जाएगा। अभी नमाज पढ़ कर आए, मैं समझाता हूँ ये क्या है और क्यों हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, थोड़ा जल्दी नमाज पढ़ कर आए, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जे ऑफ थीटा 0 एंड 1 क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन 2m सम ऑफ i वेयर i इक्वल्स टू 1 टू m, और इसकी जगह पर आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस था ना ऊपर, हाँ हाँ वो ये माइनस दिख रहा है आपको ऊपर, ये माइनस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि हम इसको बाहर लेके आ जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके सेम टू सेम लिख देना है आई ऑफ वाई ऑफ आई log as theta of x of I plus 1 minus y of I log 1 minus as theta of x of I। सिंपल इज दैट। और इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजर फॉर योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नहीं देखो, आई में इसलिए लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू को आप देख रहे हो ना, हर एक्स को देखोगे, हर वाई को देखोगे, इसलिए हमने वाई ऑफ आई लिखा है ना। समीशन तभी तो आई लगाया ना कि आई मतलब y1 y2 y3 y4, इसलिए यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, समझ आ गया कि ये अगर आपके पास बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन फॉर दी लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ ऑप्टिमाइजर। सिंपल, सही है। इसमें कोई सवाल है? अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इन आवर कोड। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो आ जाओ, अभी हम दो चीजें करेंगे। एक तो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने डायबिटीज वाला डेटा सेट उठाना है और उस पर सारा काम करके दिखाना है। मैं इस चीज को फिलहाल मिटा देता हूँ ताकि ये नाराज कर रहा था। ठीक है, अब हम दो चीजें परफॉर्म करेंगे। नंबर वन, मैं आप लोगों को एक चीज करके दिखाऊंगा, विच इज बेसिकली योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करके दिखाएंगे आपको कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग sklearn। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने की। मैं सारी जो भी आपकी नेसेसरी लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा भाई इंपोर्ट numpy हमें चाहिए, तो numpy एज MP इंपोर्ट कर दिया। उसके अलावा हमें चाहिए pandas, इंपोर्ट pandas एज PD, ये भी हमने इंपोर्ट कर दिया। अब आपको कौन सा, अच्छा इसको रिप्रेजेंटेशन अगर आपको यूज करनी है तो मैं इसको भी यूज कर लेता हूँ, सीबॉन। उसके अलावा मैटप्लॉटलिब भी कर लेते हैं।
अब आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपने क्या करना है, आप लोगों को पता है हमने sklearn यूज कर रहे हैं। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, sklearn की स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं सही। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। एक और चीज मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, वो चीज बेसिकली योर या चलो एसएनएस से हम निकाल लेंगे, निकाल यहाँ पर। अब हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है आयरिस डेटा सेट, याद है कुछ? एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट विच इज आयरिस। ठीक है, आप आयरिस को मैं यहाँ पर उसका हेड प्रिंट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए डेटा में क्या है। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास मैं एक छोटा सा डेटा अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हमें फिलहाल बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब सिर्फ 2 कैटेगरीज के ऊपर, मल्टीपल कैटेगरीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिलहाल सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमें चेक करना है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर रोड से आवाज आएगा यार। सेपल लेंथ हो गया, सेपल विड्थ हो गया, पेटल लेंथ हो गया, पेटल विड्थ होगा, ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आपके पास? स्पीशी। हमें स्पीशी प्रेडिक्ट करनी फ्रॉम सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। इसके जरिए हमें क्या प्रेडिक्ट करना है? आपकी स्पीशी। पहले हम देखते हैं हमारे पास स्पीशीज कौन कौन सी हैं, कितनी आपके पास स्पीशीज आ रही हैं। आयरिस डॉट स्पीशी डॉट यूनिक। नाउ हियर यू कैन सी टोटल हमारे पास कितनी है? 3 है। क्योंकि मुझे सिर्फ बाइनरी अप्लाई करनी है तो मैं एक काम करता हूं, जो एक इसमें से कोई ऐसी है जो है, फॉर एग्जांपल ये सेटोसा हम निकाल देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ वर्सिकॉलर और विजिटिका को डिटेक्ट करते हैं, बाकी इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाए, जल्दी जल्दी बताओ कैसे निकालूं? फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले चेक करना है क्या है, आयरिस डॉट, या ऐसे लिखता हूं आयरिस स्पीशी इक्वल टू, अगर मैं ये करता हूं तो ये देखें आपको ये बता रहा था जो सेटोसा वाली है वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि जो नहीं है वो चाहिए। अब ये वो है जो सेटोसा नहीं है। ठीक है, इसी सेम को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये देखो सेटोसा के अलावा बाकी सारी आपके पास आ गई। इसी को मैं स्टोर करवा लेता हूँ किसके अंदर, वापस इसी में स्टोर करवा लेता हूँ आयरिस इक्वल्स टू सिंपल। एंड नाउ हियर यू कैन सी कि आयरिस डॉट हेड के अंदर आपके पास सेटोसा आएगी कि नहीं, वर्सिकॉलर और आपकी वर्जिनिका, ये 2 स्पीशीज आपके पास आ चुकी हैं। रिमेंबर वन थिंग, व्हाटएवर यू से कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 2 स्पीशीज हैं, दोनों स्पीशीज के नाम हैं। आप इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। जो हमने अभी बेसिकली क्या पढ़ा था, जितना भी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसको बेसिकली क्या कर रहा है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये कैलकुलेशन आपकी नेम पे तो नहीं हो सकती अप्लाई, तो हमें इसको मैप करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैप करने के लिए हमने क्या कहा कि एक काम करो, आयरिस डॉट स्पीशीज इक्वल्स टू आयरिस स्पीशीज डॉट मैप यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पर। मैप के अंदर हमने इसको बता दिया जो वर्सिकॉलर है उसको हमने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 कर दिया, और जो दूसरा आपका था वो कौन सा था, इसको हम कर देते हैं 1। ठीक है, अब देखते हैं हमारे आयरिस को, आयरिस डॉट हेड
Now here you can see all these have been converted into 0 और 1. इसमें आप चेक कर लो कि आपके पास कुछ नल वैल्यूज हैं या नहीं. नल वैल्यूज कैसे चेक करेंगे? iris dot is null dot. So now here you can see क्या आपके पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है. सही है. दैट मीन्स हमारा डेटा सही है, सही काम कर रहा है. अब इसमें से आपका डेटा को पहले तो अलग अलग कर लो. आपके x वैल्यूज अलग कर लो और y की वैल्यूज अलग कर लो. अगर मुझे x चाहिए तो मैं iris x क्या लिखूं? कैसे करूं? iris चाहिए लोकेशन और इसमें से हमने कहा सारी रोज मुझे दे दो और लेकिन सारे कॉलम -1 तक, क्योंकि आखिरी कॉलम आपका कौन सा है? स्पीशी कॉलम है ना. ये तो मुझे नहीं चाहिए x के अंदर. ऐसा ही है. तो ये आपका आ जाएगा. अब iris y आपका क्या आ जाएगा? i लोकेशन और i लोकेशन में से हमने इसको कहा सारी रोज चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलम -1 वाला चाहिए. मतलब आपका आखिरी कॉलम चाहिए आपको. तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर चेक करवा सकता हूँ मैं आपको. iris x डॉट हेड के अंदर आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं. ये देखो सारी आ गई. सैंपल लेंथ आ गया, सैंपल विड्थ आ गया, पेटल लेंथ आ गया और पेटल विड्थ आ गया. अगर हम यहाँ पर iris का y हेड चेक करते हैं तो इसके अंदर आपके पास ऐसे कर देता हूँ. तो ये सारा का सारा 0 और 1 मुझे स्पीशीज है आ गई. दोनों चीजें अलग हो गई. अब अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए मैं क्या इंपोर्ट करूंगा? फ्रॉम sklearn आगे डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट. क्या इंपोर्ट करना है? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपने इंपोर्ट कर लिया. ठीक है. इसी में गलत है. अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हमारे वेरिएबल्स iris train x कॉमा iris टेस्ट x. ऐसे ही है. फिर हमारा iris train y कॉमा iris टेस्ट y इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. और इसके अंदर हमने बता दिया इसको कि हमारा x की वैल्यू कौन सी है? iris x है. दूसरा iris y है. और यहीं पर हमारा जो टेस्ट साइज है मैं फिलहाल यहाँ पर 0.25 मतलब 25% ले रहा हूँ. और जो आपका रैंडम स्टेट है वो मैंने यहाँ पर रख दिया आपकी 42. अगर आप चाहो तो इसके अंदर चेक कर सकते हो. iris train x, तो ये आपके पास iris train x आपके पास आ गया. अगर आप यहाँ पर iris train y निकालोगे तो ये आपके पास iris train y भी आ रहा है. तो जो वैल्यू जो आपको चाहिए वो आपके पास यहाँ पर आ चुकी है. सही है. आपका ये बेसिकली टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट हो गया. 25% आपका टेस्ट में चला गया, बाकी सारा आपके पास ट्रेन में अवेलेबल है. अब मुझे क्या करना है? मैं चाह रहा हूं कि अब मुझे अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल इसका नाम रख रहा हूँ iris क्लासीफायर. ये क्लासिफिकेशन मॉडल है तो मैंने नाम इसका रखा है. आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो. मुझे क्या चाहिए? लॉजिस्टिक रिग्रेशन चाहिए. ऊपर कहाँ चला गया? लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किया. आपका ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पर आ चुका है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. ये पैरामीटर्स आप देख लो. यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ. नंबर 1 है पेनल्टी पैरामीटर जो बहुत जरूरी होता है. दूसरा आपके पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं मैक्स इटरेशन. यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 100. ये जो इटरेशन होती है ये बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स वो उसको क्या कर रहा होता है? चेक कर रहा होता है और इन दी एंड वो आपको एक एवरेज रिजल्ट आके निकाल के देता है. अब यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू
100 रखी हुई है, उसी जगह पर एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम कहते हैं c। दिस इज बेसिकली द कोफिशिएंट फॉर द लैम्डा फंक्शन। जो आप लैम्डा फंक्शन अप्लाई करते थे लीनियर रिग्रेशन के अंदर, जिसमें क्या था कि आप उसको 1 बाय 1 कम कर रहे हो, लेकिन जितना कम हो रहा है उतने हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, 1 अपॉन लैम्डा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। अब जो वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे कोफिशिएंट, उसके हिसाब जितना कम जाएगा उतना ज्यादा अच्छा, जितनी ज्यादा इटरेशन उतनी ज्यादा आपके पास रिजल्ट बेहतर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिलहाल हमने 100 जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। फिर हम इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कौन से पैरामीटर में सबसे अच्छा हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। फिलहाल जो डिफॉल्ट वैल्यूज है हमने उसको ही रखना है, सही है। ये आपका क्लासिफायर रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपनी ट्रेन करना है। ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, आईरिस क्लासिफायर डॉट फिट। फिट में आपने आप दे दिया इसको आईरिस का ट्रेन एक्स और आईरिस का ट्रेन वाई। यह आपका आईरिस क्लासिफायर बेसिकली ट्रेन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। फिलहाल हम ट्रेनिंग प्रेडिक्ट कर, सिंपल। ट्रेनिंग प्रेडिक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, मैंने वही लिख लेता हूं, यहाँ पे वीडियो बना देता हूं। आईरिस ट्रेन प्रेडिक्ट इक्वल्स टू क्या करूं, क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर हमने दे दिया ट्रेन पे प्रेडिक्ट कर रहा हूं। देखिए मैं अभी फिलहाल टेस्टिंग प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, जिस पे ट्रेन किया है उसी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। या आपका ट्रेन एक्स, सिंपल। दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं। ट्रेनिंग एक्चुअल डेटा आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, ट्रेनिंग को प्रेडिक्शन वैल्यू भी आपके पास यहां पर अवेलेबल है, लेकिन यहां पर इसको इवेल्युएट कैसे किया जाए। लास्ट टाइम आप लोगों ने जब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे हम इवेल्युएट करते थे, यूजिंग एरर्स। कौन कौन से एरर्स थे हमारे पास, एमएससी हो गया आपका, मीन स्क्वायर एरर हो गया आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया आपके पास, आर स्क्वायर एरर हो गया। ये सारे आप निकालते थे, जितना कम एरर उतना ज्यादा अच्छा आपके पास रिजल्ट आता था, ऐसे ही था। पर जब आप बात करते हो क्लासिफिकेशन मॉडल्स की, तो यहाँ पर आप एरर्स पे नहीं, आप यहाँ पर एक्यूरेसी पे डिटेक्ट करते हैं। जो आपने याद आया अब कि एक्यूरेसी क्या होता है, आपने हर जगह सुना होगा कि मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं एक्यूरेसी निकालने के लिए, एक्यूरेसी निकालने के लिए। यहाँ आप एक्यूरेसी निकाल सकते हो। अब ये एक्यूरेसी आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, फ्रॉम एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। कंफ्यूजन मैट्रिक्स याद है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या था, इस तरीके से एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया ट्रू, ऐसे ही था। अब आपके पास इस तरीके से 4 वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यू कौन सी होती है, ट्रू पॉजिटिव। ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी, ट्रू नेगेटिव। ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी, फॉल्स पॉजिटिव। ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी, फॉल्स नेगेटिव। सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट सही होते हैं, सही रिजल्ट कौन होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में भी ट्रू है, मॉडल भी क्या डिटेक्ट कर रहा है, ट्रू। दूसरा क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव, मतलब एक्चुअल में फॉल्स है और मॉडल क्या डिटेक्ट कर रहा है, फॉल्स। तो ये दोनों वैल्यू सही है। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है कौन सी, ट्रू नेगेटिव, मतलब एक्चुअल में ट्रू है लेकिन मॉडल क्या डिटेक्ट कर रहा है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। याद आया कुछ, टाइप 1 एरर आ गया ये। इसी तरीके से आप फॉल्स पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में फॉल्स है लेकिन आपका जो मॉडल है वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, पॉजिटिव, मतलब सही प्रेडिक्ट करने जा रहा है वो। इसका मतलब ये भी एक एरर है, इस एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। अब अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव।
सही है ना? सही है। ये आपके पास एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहो कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालो और खुद अपना फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लो तब भी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था, मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालो, चलाओ, कोई इशू नहीं है इसमें भी। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं निकालना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि यार ये क्या कौन करेगा, ये फिर से ये कौन लिखेगा, ट्रू पॉजिटिव निकालो फिर फॉल्स नेगेटिव निकालो, इन सबको ऐड करो, इससे अच्छा डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। बिल्कुल है, डायरेक्ट मेथड क्या है आपका, आपने क्या करना है, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से हम निकालेंगे इनपुट एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर जब आप निकालोगे तो अब आप फॉर एग्जांपल मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट क्योंकि मैंने अभी तक ट्रेनिंग पर ही प्रेडिक्ट किया है, ठीक है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी व्हिच इज क्या करना है हमें, क्योंकि हमने एक्यूरेसी स्कोर यहां पर इंपोर्ट किया है। एक्यूरेसी स्कोर आपका आप क्या बताओगे, पहले इसको एक्चुअल वैल्यू दोगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल वाई क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू बाद में, पहले क्या है एक्चुअल वाई कौन सा है। तो एक्चुअल वाई कहां पर था, आईआरएस ट्रेन वाई में एक्चुअल वाई था, साथ में आपने इसको प्रोवाइड कर दिया आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू व्हिच इज iris train predict. Now here you can see the accuracy is about 97.3%। मतलब अब आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, पर ये कौन सी एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, मतलब जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है उसी डेटा पे बेसिकली आपने इसको डिटेक्ट किया। अगर मैं इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, याद है कंफ्यूजन मैट्रिक्स अभी जो मैंने आपको समझाया इसमें बताया था ना, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर आपने गेट करना है या लिखना है तो यहीं पे आप इसमें से कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो। दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको मैं कोड कर देता हूं और यहीं पर ही मैं इसको भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। प्रिंट करने से अच्छा क्यों ना प्लॉट कर दें, प्लॉट कर दें, तो चलो प्लॉट करते हैं एसएनएस डॉट हीट मैप और इसको आपने प्रोवाइड कर दिया अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका आएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको भी आप पहले एक्चुअल वैल्यू दोगे व्हिच इज ट्रेन वाई और साथ में अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू दोगे व्हिच इज ट्रेन प्रेडिक्ट। नाउ हियर यू कैन सी क्या आपके पास ये पूरा का पूरा आ चुका है, लेकिन वैल्यूज यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। वैल्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका एनोटेशन ट्रू कर दूंगा, तो ये देखो आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जितना भी हमारे पास डेटा था इसमें उसमें से आप देख सकते हो ट्रेनिंग डेटा में से 35% पॉजिटिव, मतलब ट्रू पॉजिटिव, 35% नहीं कह रहा हूँ, 35 वैल्यूज, मतलब जो आपके ट्रेनिंग डेटा था पूरा का पूरा, उसका 35 उसने किस पे निकाला है, ट्रू पॉजिटिव में चला गया, वो वेरी गुड, ठीक है। ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा ही है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है, फॉल्स पॉजिटिव भी गलत है और आपका ट्रू नेगेटिव भी गलत है। यहां पर आप देख रहे हो 1 1 है, दैट मींस ओके, बहुत कम है, बहुत ज्यादा मिनिमम, जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर हम बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना यार, कोई भी आपका सिस्टम मशीन कभी भी एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकती, समझ आई। अब इस पे मैं थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेता हूं, जैसे कि टाइटल, और टाइटल में हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया। अब यही काम हम करते हैं हमारे टेस्टिंग वाले डेटा के ऊपर, जो कि अननोन या अनसीन डेटा था फॉर आवर मॉडल, ऐसे ही था। अब उसको अप्लाई करना है, वही सेम चीज आपने अप्लाई करनी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वहां जाके चेंज कर दूंगा, यहाँ लेकर आ जाओ। हमने क्या कहा, ये आपका एक्यूरेसी नहीं, वो काम किया प्रेडिक्ट वाला, टेस्ट प्रेडिक्ट, ठीक है, और इसको हमें दे दिया
ये प्रेडिक्टेड वैल्यू इसने दे दी हमें। यहाँ पर ओरिजिनल टेस्ट वैल्यूज आपकी यहाँ पर पड़ी है और प्रेडिक्टेड वाली क्या है, टेस्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ले आते हैं, ये टेस्ट प्रेडिक्ट हो गया और ये क्या हो गया, टेस्ट वाई हो गया। और इसको भी हम नाम चेंज कर देते हैं टेस्टिंग, और ये भी आपका टेस्टिंग। नाउ हियर यू कैन सी टेस्टिंग एक्यूरेसी आपकी कितनी आ रही है, 92%. दैट मीन्स आवर मॉडल इज नॉट ओवरफिटेड नीदर अंडरफिटेड। दोनों वैल्यूज हमारी तकरीबन आसपास ही आ रही है और बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पर, राइट। 97 आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है और 92 आपकी टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है। इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं कैसे। ये जो आपने इतना बड़ा पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वो सारा का सारा आपका इसी 4 लाइनों में अप्लाई हो चुका है, सब कुछ अप्लाई खुद ही होगा ना यार। तभी तो मैंने कहा मैथ्स यूज थोड़ी करना है, मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखो जब आप लोग जाओगे इंटरव्यू देने, ये नहीं पूछेंगे आपसे, उनको पता है 4 लाइनों का कोड है, कोई भी याद करके आ जाएगा। आई समझ लो। अब आप लोगों को एक टास्क है, कर सकते हो आप इसको और अच्छी दूसरे मॉडल्स अप्लाई करके, या फिर इसके अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके, या फिर आप इसके अंदर फीचर सिलेक्शन करके। फीचर सिलेक्शन मतलब जो फीचर्स आपसे रिलेटेड हैं, जो आपके डेटा के लिए सही है वो रखो, बाकी निकाल दो। अब यहाँ तो है ही कम, ठीक है, यहाँ पर आप हैं ही कम, लेकिन जो आपका एक्चुअल डेटा होगा उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे। 10 फीचर्स हो सकते हैं, 15 फीचर्स हो सकते हैं, 200 फीचर्स हो सकते हैं। इवन तो अगर आपके पास इमेजिंग डेटा होता है, आपके पास मिलियंस में पैरामीटर्स होते हैं। तो फीचर सिलेक्शन भी आप कर सकते हो, आप इसके अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हो, आप इसको और बेहतर भी कर सकते हो। अगर मैं हाइपर पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ, ऊपर से मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ मैक्सिमम इटरेशंस चेंज कर देता हूँ, व्हिच इज 1000 कर देता हूँ, ठीक है, और जो आपकी सी वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ 0.1 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो आपकी एक्यूरेसी चेंज हो गई, क्या बन गई 96। अगर मैं टेस्टिंग के लिए चेक करूं तो 90, इसमें टेस्टिंग में आपके पास क्या आ गई 84, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो इसने गलत प्रिडिक्ट की हैं, पैरामीटर्स चेंज किए मैंने। तो बेस्ट पैरामीटर वही थे जो उसका डिफॉल्ट था, आप चेंज करो। इसी तरीके से हम खेलते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। आप इटरेशन बढ़ा दो, आप इसके अंदर जो आपका पेनल्टी है, पेनल्टी कम कर देते हैं उसकी, काम क्या जी बताता हूँ। जितनी कम पेनल्टी उतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। सॉरी, हाँ L1 लगाएंगे तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, which is your solver। सॉल्वर को हमें करना पड़ेगा, एक मिनट, एसकेलर्न। कोई भी अगर आपको पैरामीटर्स के बारे में जानना है, आप आ जाओ एसकेलर्न के ऊपर, या आपके पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप सिर्फ यहाँ पर लिखो अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आप लिखो, सब कुछ होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखो, ये सारे आपके पास पेनल्टीज हैं और सारी चीजें हैं, पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पेनल्टी L1 यूज करते हो तो याद है L1 रेगुलराइजेशन, व्हिच इज योर रिच रेगुलराइजेशन। तो L1 यूज होता है रिच के लिए। अगर आप लासो यूज करोगे तो उसके लिए होता है L2। दूसरा होता है आपके पास इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है, दोनों का मिक्स होता है या दोनों का मर्ज होता है। अभी ये पहले बाय डिफॉल्ट L2 पे चल रहा था,
अगर आप इसको L1 करोगे तो L1 करने के लिए आपको यहाँ पर सॉल्वर भी चेंज करना पड़ेगा, और जो सॉल्वर है, सॉल्वर की वैल्यूज आपकी होंगी ये पड़ेगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो सॉल्व, ये डिफॉल्ट आपके पास ये आ जाता है। अगर आपको L1 यूज करना, आप यूज करोगे लिब लाइनर, अब इधर देखो, अभी आएगा मजा। अब आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी हो गई? 52। ठीक है, अब 52 हो गई है। अब इसने देखो क्या किया, जो आपका टाइप 1 एरर था व्हिच मींस ट्रू नेगेटिव, अब इसका मतलब आपका मॉडल ट्रेनिंग को ही ट्रू नेगेटिव में लेके जा रहा है। एक्चुअल में वो ट्रू है लेकिन ट्रेनिंग वाले डेटा को ही वो नेगेटिव दे रहा है। तो इसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, चेंज करते जाओ हाइपर पैरामीटर, जहां पर आपके पास रिजल्ट अच्छी आती है वो आपका बेहतरीन पैरामीटर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसका मतलब होता है पैरामीटर्स को चेंज करते जाओ, जहां पर आपके पास रिजल्ट अच्छी आ रही है वो आपके लिए बेस्ट हाइपर पैरामीटर बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। अभी देखो हमने चेंज किया, इसको अगर हम टेस्टिंग निकालते हैं तो टेस्टिंग एक्यूरेसी देखो क्या आ रही है, 0.44। ठीक है, उसका मतलब जो पैरामीटर्स हमारे पहले थे वही बेहतर थे। अब उसकी जगह पर अगर आप यूज करना चाहते हो पेनल्टी ऑफ इलास्टिक, इलास्टिसिटी में क्या होता है, दोनों L1 और L2 दोनों को मिला के हम निकालते हैं, तो हो सकता है उससे और अच्छी आ जाए। अब आपका अभी सिंपल अभी एक टास्क है, वो टास्क में परफॉर्म करके दें। आपने करना क्या है, जो लास्ट टाइम हमने डायबिटीज वाला डेटा सेट उठाया था उस डेटा सेट को अप्लाई करना है, और अब मुझे आपने ये बताना है कि सामने वाले बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी आपके पास आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको तो ये पैरामीटर्स खत्म करके एक चीज और आपको दिखा दूं। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक्यूरेसी आप कह रहे हो सर इसमें न्यू डेटा पे कैसे फाइंड करेंगे। सवाल आ सकता है ना कि सर न्यू डेटा कैसे आएगा, ये तो सही है, न्यू डेटा क्या करें। तो न्यू डेटा के लिए फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, जिस तरह आपने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया टेस्ट को, आप प्रिडिक्ट करोगे न्यू डेटा को। न्यू डेटा इंपोर्ट क्यों करवाओ, कहीं से भी लाओ। जैसे कि तुम्हारी अगर वेबसाइट है, वेबसाइट से लेकर आओ, मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर आओ, जैसे भी लेकर आओ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने बनाया भाई ये हो गया आपका न्यू आइरिस डेटा इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बना दिया भाई df बनाया, मतलब डेटा फ्रेम आपका बनेगा pd डॉट डेटा फ्रेम से, और डेटा फ्रेम में हमने इसको दे दिया भाई, जैसे कि इसको हम दे रहे हैं क्या कहते हैं डिक्शनरी, जिसमें वैल्यूज बताओ डेटा कैसे है हमारे पास। ये है ना सारी चीज, ये है ना आपके पास, वो क्या है, ये है ना वैल्यूज आपके पास। मैं न्यू डेटा बना रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल सैंपल लेंथ बताओ कोई भी, मैं यहां से डेटा लेकर आता हूं, इसको चेंज करते रहता हूं, कोई भी न्यू डेटा होना चाहिए बस। फॉर एग्जांपल ये सैंपल लेंथ हमने दे दिया, इसको मैं दे रहा हूं 6, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे रहा हूं, अपनी तरफ से दे रहा हूं 6 दे दी मैंने इसको। सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ में इसको दे रहा हूं भाई फॉर एग्जांपल 2.1, ठीक है, और पैटर्न लेंथ में इसको दे रहा हूं तकरीबन 4.5, और पैटर्न विड्थ में इसको दे रहा हूं तकरीबन 1.2। अब देखो ये इसी तरीके का दिखता हुआ डेटा है, तकरीबन आसपास के डेटा है, तो बेसिकली इसको क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए, ये शुरू वाला है ना हेड है ना स्टार्ट, तो स्टार्ट में क्या है 0, दैट मींस उसको 0 प्रेडिक्ट करना चाहिए, हाँ या ना, ऐसा ही है। लेट्स सी क्या प्रेडिक्ट करता है। आपने कहा इसको जो अभी आपका क्लासिफायर था वो कौन सा था, आइरिस क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, और इसमें हमने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर बनाया है न्यू आइरिस डेटा।
नाउ यू कैन सी दैट क्या प्रेडिक्ट किया इसने 0 दैट मीन्स ये हमें बता रहा है 0। अब आप इसको वापस मैप कर लो कि भाई 0 पे हमने क्या चेंज किया था 0 पे क्या था 0 पे क्या रखा था वर्सी कॉलर दैट मीन्स इट इज प्रेडिक्टेड कि ये जो डेटा आपने इसको दिया है ये वर्सी कॉलर कैटेगरी का डेटा है। अगर इसी जगह पे आपकी कोई डिजीज होती 0 प्रेडिक्ट होता इसका मतलब उस बंदे को जो भी आपने मैप किया होता 0 पे अगर आपने यस रखा होता तो उसका मतलब उस बंदे को वो डिजीज है जो आपने न्यू डेटा दिया है उसको। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है 92% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसका मतलब हमारे को बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दे रहा है। अब ये एक्यूरेसी सिर्फ एक चीज है इसके अलावा और भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं वो भी मैं अभी करवाता हूँ लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करो मुझे प्रेडिक्ट करके दो हमारे डायबिटीज डेटा के ऊपर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसको मैं स्टॉप